हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। इस वीडियो से हम इंडियन ज्योग्राफी का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भारत की स्थिति एवं विस्तार, इंडिया लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे देश को किन नामों से पुकारा जाता है। तो हमारे देश का जो प्राचीन नाम है वो है, प्राचीन नाम जो है हमारे देश का वो है आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप। तो हमें ये याद रखना है कि हमारे देश का प्राचीन नाम क्या है। हमारे देश का प्राचीन नाम है आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप। अब हम बात करते हैं कि हमारे देश का नाम भारत सम्राट भरत के नाम पर पड़ा। तो हमारे देश का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा? सम्राट भरत के नाम पर पड़ा। हमारे देश को ईरानियों ने हमारे देश को ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा। हमारे देश को ईरानियों ने क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। हमारे देश को यूनानियों ने इंडिया कहा। और हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 1 में, हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 1 में हमारे देश का नाम, हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया स्वीकार किया गया है। भारत अर्थात इंडिया स्वीकार किया गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो हमारे देश का जो प्राचीन नाम है वह है आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप। हमारे देश का नाम भारत सम्राट भरत के नाम पर पड़ा है। ईरानियों ने हमारे देश को क्या कहा? हिंदुस्तान। यूनानियों ने हमारे देश को क्या कहा? इंडिया। और संविधान के अनुच्छेद 1 में हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया स्वीकार किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे देश की ग्लोबीय स्थिति क्या है। तो भारत भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसको समझते हैं कैसे। तो देखिएगा कि भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में किस तरीके से है। तो इसके लिए सपोज कीजिए कि ये है ग्लोब। पृथ्वी का भौगोलिक अध्ययन करने के लिए हम जिस नमूने का उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं ग्लोब। ग्लोब के ऊपर ये है उत्तरी ध्रुव। क्या है स्टूडेंट? उत्तरी ध्रुव। और ये है दक्षिणी ध्रुव।
तो ग्लोब के ऊपर जो बिल्कुल ऊपर की तरफ है ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर जो रेखा खींची गई है, या हम कहते हैं कि ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उसे हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। तो उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखा खींची गई है उसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, उसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस रेखा को हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इस रेखा को हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और इंग्लिश में इसे कहा जाता है इक्वेटर। तो इस रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और इंग्लिश के अंदर क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है। और उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को, या उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं। तो 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है स्टूडेंट, वो खींची गई है जिसे हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। तो इस रेखा को कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। तो इस रेखा को क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से पुकारा जाता है? ग्रीनविच रेखा के नाम से पुकारा जाता है। तो ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा जो है ये कौन सी रेखा कहलाती है? ग्रीनविच रेखा कहलाती है। और जो ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है इसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। अब जो 0 डिग्री के नीचे का जो भाग है वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाता है स्टूडेंट? वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। और जो ऊपर का भाग है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। जीरो डिग्री देशांतर रेखा के जो पश्चिम में भाग है वो कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। और 0 डिग्री रेखा के जो पूर्व में जो है वो कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। तो एक बार आप वापस सुन लीजिए कि भाई उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी के ऊपर जो अक्षांश रेखा खींची गई है उसे हम कहते हैं 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। और इसे हम किस नाम से पुकारते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से पुकारते हैं। और उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं। तो 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है उसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे का भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर का भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। उसी तरह 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम का भाग कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व का भाग कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। अब भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पर है। तो अगर हम भारत की ग्लोबीय स्थिति देखें स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत की जो ग्लोबीय स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है,
क्योंकि भारत अक्षांश रेखाओं के दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर रेखाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसलिए भारत की जो ग्लोबीय स्थिति है वो हम कहते हैं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित है। अब हम बात करते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में। यदि भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि से पूछा जाए, मेरी बात पर गौर करिएगा, यदि भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि से पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार यदि मुख्य भूमि से पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। और यदि भारत का अक्षांशीय विस्तार दक्षिणी बिंदु से पूछे तो भारत का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर अपन को ध्यान रखना है कि भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। इसे पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो यहां से भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा कि यदि मुख्य भूमि से पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यदि दक्षिणी बिंदु से पूछा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत क्या है, विस्तृत है। अब हम बात करते हैं भारत के देशांतरीय विस्तार के बारे में। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो आपको याद रखना है कि यदि भारत का देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। ये हमको याद होना चाहिए। एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार व देशांतरीय विस्तार कितना है। अब हम बात करते हैं कि भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है और कुल देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का कुल अक्षांशीय व कुल देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार और भारत का कुल देशांतरीय विस्तार जो है वो लगभग 30 डिग्री है। अब हम बात करते हैं कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 30 डिग्री है। कितना है? लगभग 30 डिग्री। वैसे तो भारत का अक्षांशीय विस्तार भी लगभग 30 डिग्री है, लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत का देशांतरीय विस्तार भी लगभग कितना है? 30 डिग्री। हम जानते हैं कि 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आता है। कितने मिनट का अंतर आता है? 4 मिनट का। यदि हम 30 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करें तो होते हैं 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब हुआ 2 घंटे। इसका अभिप्राय यह है कि पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। अर्थात पूर्वी भारत में सूर्योदय व सूर्य अस्त 2 घंटे पहले होता है और पश्चिमी भारत में सूर्योदय
वह सूर्य अस्त 2 घंटे बाद होता है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए भारत के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के बारे में। अब हम बात करते हैं कि भारत में मानक समय रेखा किसे माना गया है। तो यहां पर हम देखेंगे कि भारत की मानक समय रेखा के रूप में, भारत की मानक समय रेखा के रूप में माना गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। किसको माना गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। अब ये कहां से गुजरती है? तो हम देखते हैं कि यह रेखा जो है, यह रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। कहां से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। तो ये 82.5 डिग्री की क्या है? पूर्वी देशांतर रेखा है। ये 5 राज्यों से गुजरती है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से राज्य हैं। तो भाई मानक समय रेखा की यदि बात की जाए तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। अब ये मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है, 5 राज्यों से। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? आप देखिए, ये है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उसके बाद सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है छत्तीसगढ़, फोर्थ है ओडिशा, और फिफ्थ स्टेट है आंध्र प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि भाई भारत की मानक समय रेखा किसे माना गया है? तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। और यह कितने राज्यों से गुजरती है? यह 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है ना? तो ये आपको याद रख लीजिएगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना गया है और यह 5 राज्यों से गुजरती है। फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, फोर्थ ओडिशा, और फिफ्थ हो गया आपका आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है। भारत की जो मानक समय रेखा है ग्रीनविच समय रेखा से, ये भी हमको याद रखना है, मानक समय रेखा ग्रीनविच समय रेखा से, ग्रीनविच समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय जो है, यानी कि भारत के समय और ग्रीनविच समय, ग्रीनविच रेखा के समय में कितने घंटे का फर्क है? 5.5 घंटे का फर्क है। वो कैसे? भाई ये 82.5 डिग्री है, तो 0 डिग्री से हम 82.5 डिग्री के बीच का यदि समय का अंतर निकालें तो कैसे निकालेंगे? भाई 82 डिग्री को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 8 और 4 8 32। उसी तरह आधा डिग्री को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2 मिनट। तो भाई 328 मिनट और 2 मिनट, यानी कि कुल हो गए 330 मिनट। और 330 मिनट का मतलब क्या होता है? 5.5 घंटे। तो ग्रीनविच समय और भारत के मानक समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। तो आपको मानक समय रेखा के बारे में क्या क्या चीजें याद रखनी है
कि भाई भारत की मानक समय रेखा किसे माना गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। यह भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है छत्तीसगढ़, फोर्थ है ओडिशा और फिफ्थ है आंध्र प्रदेश। ठीक है। और ग्रीनविच समय और भारत के मानक समय में कितना अंतर है, तो 5.5 घंटे का क्या है, अंतर है। अब हमको एक बात और याद रखनी है कि मुख्य रूप से भारत के मानक समय का निर्धारण किस स्थान से किया जाता है, तो वो स्थान है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का नैनी। यहां से भारत के मानक समय का, यहां से भारत के मानक समय का निर्धारण किया जाता है। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये मानक समय रेखा के बारे में हैं, जो आपको याद रखने हैं और आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा के विषय में। किसके बारे में बात करते हैं, कर्क रेखा के विषय में हम बात करते हैं कि भाई कर्क रेखा जो है वो भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। तो मानक समय रेखा के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा जो है वो हम देखें तो ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। तो देखेंगे स्टूडेंट कि ये 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट नंबर पर है गुजरात, सेकंड नंबर पर है राजस्थान, थर्ड नंबर पर है मध्य प्रदेश, फोर्थ नंबर पर है छत्तीसगढ़, फिफ्थ नंबर पर है झारखंड, सिक्स्थ नंबर पर है पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल हम कहते हैं, तो पश्चिमी बंगाल। आपके पास सेवेंथ नंबर पर है त्रिपुरा और 8th नंबर पर है मिजोरम। तो भारत के कितने राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो ये हमको याद रखना है। एक बार आप वापस देख लीजिए कि भाई मैं इसको ऐसे कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि भाई एक तो है गुजरात, ठीक है, गुजरात के बाद सेकंड नंबर पर हो गया राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो भारत के 8 राज्यों से जो है कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। और हमें राजस्थान के बारे में याद रखना है स्टूडेंट कि राजस्थान के अंदर कर्क रेखा डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को छूते हुए बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। तो ये क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और भारत के 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। ये हमारे लिए हो गया। तो मानक समय रेखा और कर्क रेखा के विषय में हमने पढ़ लिया।
अब हम बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भाई भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ये भारत का क्या है स्टूडेंट? क्षेत्रफल है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है? क्षेत्रफल है। और यह विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये बात भी हमको याद रखनी है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। उसी तरह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। ये हमको याद रखना है। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं कि भारत का जो टोटल एरिया है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ये भारत का टोटल एरिया हो गया। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। यदि हम बात करें कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर है रूस, दूसरे स्थान पर है कनाडा, तीसरे स्थान पर है चीन, चौथे स्थान पर है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवें स्थान पर है ब्राजील, छठे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, छठे स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया, और 7वें स्थान पर है भारत। और भारत के बाद भी यदि अपन बात करें 8वें स्थान पर है अर्जेंटीना। तो ये क्रम हो गया क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। रूस के बाद कौन सा है? कनाडा। कनाडा के बाद कौन सा है? चीन। चीन के बाद है यूएसए। यूएसए के बाद है ब्राजील। ब्राजील के बाद है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद है भारत। तो भारत का टोटल एरिया हो गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और विश्व के क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत है? 2.4%। और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान हो गया? 7वां। और यदि हम देखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है विश्व का वो है रूस, रूस के बाद है कनाडा, फिर है चीन, फिर है यूएसए, फिर है ब्राजील, फिर है ऑस्ट्रेलिया, और फिर है भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें क्रम पर आता है। और यदि हम भारत के टोटल क्षेत्रफल की यदि संरचना की दृष्टि से बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% भाग क्या है? पर्वतीय है। 10.7% होगा स्टूडेंट, ये 10.7% भाग क्या है? पर्वतीय है। 18.6% भाग पहाड़ी है। 27.7% भाग पठारी है। और 43% भाग
जो है भारत का वो मैदानी है। तो हमको ये भी याद रखना है कि संरचनात्मक दृष्टि से यदि भारत के क्षेत्रफल को हम देखें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 10.7% भाग क्या है, पर्वतीय है। 18.6% भाग क्या है, पहाड़ी है। 27.7% भाग पठारी है और 43% भाग क्या है, मैदानी है। अब हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो कौन सा है, विश्व में दूसरा स्थान है, विश्व में दूसरा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। तो जैसे स्टूडेंट हमने यहां पर देखा कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, उसी तरह विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या, 17.5% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। यदि हम बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, दूसरे स्थान पर है भारत, तीसरे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे स्थान पर है इंडोनेशिया और 5वें स्थान पर है ब्राजील। 5वें स्थान पर कौन है, ब्राजील। तो यदि हम देखें कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है, तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या है चीन में, चीन के बाद है भारत और भारत के बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसके बाद इंडोनेशिया में और फिर ब्राजील में। तो ये हमको ध्यान रखने हैं क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत की स्थिति। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत का जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो विस्तार है वो कितना है। ठीक है, तो भारत का जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार है उसकी यदि हम बात करें तो आप देखिए भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो विस्तार है वो है 3,214 किलोमीटर। कितना है, 3,214 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो विस्तार है, 1 मिनट में थोड़ा इसको वापस खींचता हूं। तो भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो विस्तार है वो कितना है, 3,214 किलोमीटर। और उसी तरह यदि हम भारत के पश्चिम से लेकर पूर्व तक के विस्तार की यदि बात करें तो वो कितना है, उसकी यदि हम बात करें तो देखिए यह है 2,933 किलोमीटर। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो भारत का विस्तार है वो कितना है, 3,214 किलोमीटर है। तो ये भी हमको याद रखना है, एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है।
हम सब उसी मुख्य बातों की बात कर रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उन्हीं बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो विस्तार है वो कितना है, 3214 किलोमीटर है। और भारत का पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है। भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। ये कहां पर है, लद्दाख में। कहां पर है, लद्दाख में। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल। और जो भारत की मुख्य भूमि का, ध्यान रखिएगा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु यदि पूछा जाए तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। ये कहां पर है, तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु में है। ये अपन को याद रखना है। उसी तरह भारत का दक्षिणी बिंदु यदि पूछा जाए कि भारत का दक्षिणी बिंदु बताइए, तो भारत का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इससे पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। और ये कहां पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में। कहां पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में। तो ये अपन को याद रखना है कि भारत का यदि बिल्कुल उत्तरी बिंदु यदि आपसे पूछा जाए तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया, इंदिरा कॉल। और ये कहां पर है, लद्दाख में है। उसी तरह भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु यदि पूछा जाए तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। और ये कहां पर है, तमिलनाडु में है। और उसी तरह भारत का दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो मुख्य भूमि का तो कन्याकुमारी है, और वैसे यदि दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है। ये ग्रेट निकोबार में है। इसे पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। और उसी तरह यदि भारत का पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो किबीथू। ये कहां पर है, अंजा जिला, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक जिला है अंजा और उसके अंदर है किबीथू। तो ध्यान रखना है कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है उसका नाम क्या है, किबीथू। उसी तरह भारत का पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो गुहार मोती। इसे गोहर माता भी कहा जाता है। और ये कहां पर है, कच्छ, गुजरात के कच्छ जिला, गुजरात में। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर हो रहे हैं। यदि भारत की उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार पूछा जाए तो कितना किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। और यदि भारत का पश्चिम से पूर्व तक विस्तार पूछा जाए तो ये 2933 किलोमीटर है। ठीक है। उसी तरह भारत का उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा कॉल, और ये कहां पर है, लद्दाख में। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो कन्याकुमारी, कहां पर है, तमिलनाडु में। भारत का दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट कहां पर है, ग्रेट निकोबार में। इसे पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। भारत का पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो किबीथू, कहां पर है, अंजा जिला, अरुणाचल प्रदेश। और भारत का यदि पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो गुहार मोती या गौहर माता,
कच्छ जिला गुजरात। तो ये हमको याद रखना है। एक बात और बतानी है आपको कि जो कर्क रेखा है और जो अपन ने 82.5 डिग्री की भारतीय मानक समय रेखा खींची थी, ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काटती हैं? तो आपको याद रखना है कि ये दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। कहां पर काटती हैं? छत्तीसगढ़ में काटती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस स्थान के ऊपर काटती हैं? तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के अंदर एक दूसरे को क्या करती हैं? काटती हैं। तो हमने भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक के विस्तार, पश्चिम से लेकर पूर्व तक के विस्तार और भारत का उत्तरी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु, ये चीज भी हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं कि भारत की तटीय सीमा और स्थलीय सीमा कितनी है। यदि भारत की तटीय सीमा की हम बात करें तो भारत की जो कुल तटीय सीमा है, भारत की जो कुल तटीय सीमा है, कुल तटीय सीमा यह है 7,516.6 किलोमीटर। कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। इसमें मुख्य स्थल भाग की, इसमें मुख्य स्थल भाग की तटीय सीमा प्लस लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय सीमा भी शामिल है। तटीय सीमा भी शामिल है। तो हमको याद रखना है कि भारत की जो कुल तटीय सीमा है वो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें मुख्य स्थलीय भाग की तटीय सीमा, तो इससे क्या मतलब है यहाँ पर कि मुख्य स्थलीय भाग की तटीय सीमा को यदि हम देखें तो यहाँ से आप देखिए कि ये जो तटीय सीमा है मुख्य स्थलीय भाग की, यह जो मुख्य स्थलीय भाग की तटीय सीमा है, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। तो मुख्य स्थलीय भाग की तटीय सीमा कहां तक है? यहां तक है। तो मुख्य स्थलीय भाग की जो तटीय सीमा है इसको शामिल किया गया है। इसके अंदर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय सीमा को भी क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो अगर भारत की कुल तटीय सीमा पूछी जाए तो भारत की कुल तटीय सीमा होगी 7,516.6 किलोमीटर। लेकिन यदि अगर पूछा जाए कि भारत के मुख्य स्थलीय भाग की तटीय सीमा क्या है, तो भारत के मुख्य स्थलीय भाग की, भारत के मुख्य स्थलीय भाग की तटीय सीमा 6,100 किलोमीटर है। तो आपको ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं कि अगर पूछा जाए कि भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है
तो कुल तटीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर। लेकिन इसके अंदर मुख्य स्थलीय भाग की तटीय सीमा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय सीमा को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और आपसे यदि पूछा जाए कि भाई भारत के मुख्य स्थलीय भाग की तटीय सीमा कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं स्थलीय सीमा के बारे में कि भाई भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। इसको भी हम एक बार देख लेते हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। तो स्थलीय सीमा को मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि स्थलीय सीमा किस तरीके से है। तो ये भारत की क्या है? स्थलीय सीमा है। ठीक है, तो ये भारत की स्थलीय सीमा हो गई जो मैंने येलो कलर से आउटलाइन करी है। और जो मैंने पिंक कलर से आउटलाइन करी है ये भारत की क्या हो गई? तटीय सीमा हो गई। तो आपको दोनों सीमाओं के बारे में ध्यान रखना है कि भाई तटीय सीमा, यदि कुल तटीय सीमा पूछे तो 7516 किलोमीटर। इसके अंदर मुख्य स्थल भाग की तटीय सीमा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय सीमा भी शामिल है। और केवल मुख्य स्थलीय भाग की तटीय सीमा पूछी जाए तो ये कितनी है? 6100 किलोमीटर है। और आपसे यदि पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। अब हम आगे बात करते हैं कि भारत में राज्य कितने हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो भारत के अंदर वर्तमान में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत के अंदर कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य थे, लेकिन अक्टूबर 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, लद्दाख और जम्मू एवं कश्मीर। तो इसीलिए वर्तमान के अंदर भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए और इनकी राजधानी भी हमें क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। स्टूडेंट, ये याद करना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हमें पता होगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर है, तो हमारे लिए ज्योग्राफी पढ़ना इजी हो जाएगा। तो देखिएगा आप लोग, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राज्य कौन कौन से हैं। तो ये है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद ये है उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश को विभाजित करके कौन सा राज्य बनाया गया? उत्तराखंड। ये वाला स्टेट है पंजाब। ये है हरियाणा। फिर ये वाला जो स्टेट है ये है राजस्थान। ये स्टेट है गुजरात। ये वाला स्टेट है महाराष्ट्र। फिर ये जो छोटा सा स्टेट दिखाई दे रहा है ये है गोवा। ये वाला स्टेट है कर्नाटक। ये वाला स्टेट है केरल।
ये स्टेट है तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये वाला स्टेट है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये वाला स्टेट है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश को विभाजित करके कौन सा स्टेट बनाया गया? तेलंगाना। उसके बाद ये वाला जो स्टेट है ये है ओडिशा। पहले इसे उड़ीसा कहा जाता था, लेकिन अब इसे कहा जाता है ओडिशा। तो आपको ये स्टेट याद होने चाहिए। उसके बाद ये वाला स्टेट है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश को विभाजित करके कौन सा स्टेट बनाया गया? छत्तीसगढ़। उसके बाद ये बिल्कुल मध्य में है एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ऊपर है ये यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ये वाला स्टेट है बिहार, और बिहार के बाद ये है यहां पर लिख रहा हूं स्टूडेंट में, झारखंड। कौन सा स्टेट है? झारखंड। उसके बाद ये कॉर्नर में जो स्टेट है ये वाला, ये है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल कहते हैं अपन इसे। ठीक है, तो ये सारे स्टेट मैंने यहाँ के फिलअप कर दिए। ये वाला जो स्टेट है ये है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। तो स्टूडेंट यहाँ तक अगर अपन काउंटिंग करें तो आप देखिए कितने स्टेट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 और 21। तो 21 स्टेट्स तो ये हो गए स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो पूर्वी भारत है, यहाँ पर जो ये 7 स्टेट बचे हैं, इन्हें हम कहते हैं 7 सिस्टर्स। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ तक काउंटिंग करवाई कि भाई यहाँ पर ये टोटल 21 स्टेट्स हो गए हैं, और जो 7 स्टेट बचे हैं ये कहलाते हैं 7 सिस्टर्स। ये कौन कौन से हैं? इसका प्रश्न अधिकतर एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। फिर ये है नागालैंड। फिर ये है मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर। ये है मिजोरम। ये वाला है त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। और ये है मेघालय। कौन सा है? मेघालय। और ये है असम। तो स्टूडेंट देखिए ये 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है। तो अधिकतर ऑप्शन में सिक्किम दे देते हैं। तो सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। तो इन स्टेट्स को 7 सिस्टर्स का दर्जा दिया गया है। तो एक बार मैं इनको सर्कल में कर देता हूं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम के नीचे मेघालय और ये असम। तो देखिए आप ये 7 सिस्टर्स हो गए। तो इस तरह पूरे इंडिया के अंदर हम देखें तो कितने स्टेट हो गए? 28 स्टेट्स हो गए। तो हमें इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि भाई कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन सा स्टेट कहाँ पर स्थित है। उसी तरह हमको इनकी जो कैपिटल है, जो राजधानी है, उसका भी पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी भी क्या है स्टूडेंट? चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। गोवा की राजधानी है पणजी।
कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी है हैदराबाद। जिस तरह पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, उसी तरह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी हैदराबाद है। लेकिन आंध्र प्रदेश के लिए अभी प्रस्तावित राजधानी जो है वो है अमरावती। वर्तमान में तो हैदराबाद ही है, लेकिन प्रस्तावित राजधानी कौन सी है, वो है अमरावती। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, झारखंड की राजधानी है रांची, उसी तरह एमपी की राजधानी है भोपाल, यूपी की राजधानी है लखनऊ, बिहार की राजधानी है पटना, बिहार की राजधानी क्या है, पटना, और सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक, सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। अब हम बात करते हैं सेवन सिस्टर्स की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा, मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल, मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग, और त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। तो यहाँ तक हमको सारे स्टेट्स और इनकी जो कैपिटल है वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमने स्टेट्स के बारे में समझा कि भाई टोटल इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, 28 जो हैं स्टेट्स हैं और उनकी कैपिटल क्या है। अब हम आगे बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। तो भारत के अंदर वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बारे में हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो वर्तमान के अंदर भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले इनकी संख्या कितनी थी, 7। फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से कि पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी 7, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए तो इनकी संख्या हो गई 9। लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया, जिससे एक केंद्र शासित प्रदेश की संख्या हो गई कम। और वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहले 7 थे, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए तो संख्या हो गई 9, और फिर 26 जनवरी 2020 को दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो एक केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कम हो गई। और वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। अब हम जानते हैं कि ये केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं और कहां पर हैं। तो ये वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है ये है लद्दाख। ये वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है ये है जम्मू एवं कश्मीर। इधर जो केंद्र शासित प्रदेश है ये है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की राजधानी का क्षेत्र दिल्ली, ये भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद ये है दादरा एवं नगर हवेली, और ये है दमन, और ये है इधर दीव। तो इनको मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इसलिए हमको याद रखना है कि भाई 26 जनवरी 2020 को इनको मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब हमको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है
कि हम जानते हैं कि यहाँ पर भारत में है अरब सागर, अरब सागर, ये है हिंद महासागर, हिंद महासागर, ये है बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पर हमको एक बात और ध्यान रखनी है कि भारत विश्व का एकमात्र देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम रखा गया है, और वो है हिंद महासागर, जिसे हम इंडियन ओशियन बोलते हैं। अब यहाँ पर हमको याद क्या रखना है कि दमन और दीव के बीच में क्या है, खंबात की खाड़ी है। ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी है, और ये दोनों ही किसका हिस्सा है, अरब सागर का। तो ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दमन और दीव के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो वो है खंबात की खाड़ी। इसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश है, वो है पुद्दुचेरी। यहां पर हमको एक बात ध्यान रखनी है कि पुद्दुचेरी भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विस्तृत है। कैसे, यहां पर है माहे, माहे जो जिला है ये किसका है, पुद्दुचेरी का, माहे। पुद्दुचेरी। उसके बाद कराईकल, ये भी किसका भाग है, पुद्दुचेरी। फिर मूल पुद्दुचेरी और यनम, ये भी किसका भाग है, पुद्दुचेरी। तो पुद्दुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है ये 3 राज्यों में विस्तृत है, केरल में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। ये आपको याद रखना है कि पुद्दुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विस्तृत है। कौन कौन से, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। केरल के अंदर जो है माहे, ये भारत का सबसे छोटा जिला भी है स्टूडेंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये भी आपको याद रखना है। तो माहे जो है ये कहाँ पर है, केरल में है। उसके बाद कराईकल, पुद्दुचेरी जो है ये तमिलनाडु में है, और मूल पुद्दुचेरी भी तमिलनाडु में है, और यनम जो है ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों में क्या है, विस्तृत है। तो देखिए कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 1 2 3 4 5 और पुद्दुचेरी मिलाकर 6। अब ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ये है लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप। यहाँ पे मैं इसको व्हाइट कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। तो ये जो है ये है लक्षद्वीप, तो ये भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये हो गए 7 और ये 8। तो इस तरह से स्टूडेंट भारत के अंदर कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद इनकी राजधानी की यदि बात करें तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, श्रीनगर जो है ये ग्रीष्म में है, और जम्मू किस में है, शीत में। यानी कि गर्मियों में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। दमन दीव दादरा एवं नगर हवेली की जो राजधानी है वो है दमन, क्या है, दमन। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवारती,
क्या है, कवारती। और पुद्दुचेरी की राजधानी है पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी की राजधानी क्या है, पुद्दुचेरी। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। तो ये इनकी राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए। तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए कि भाई कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी राजधानी क्या है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उनसे भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं, भारत की तटीय सीमा पर कौन कौन से राज्य हैं, और भारत की तटीय सीमा के बारे में भी बताऊंगा कि प्रादेशिक सीमा क्या होती है, अविच्छिन्न क्षेत्र क्या होता है, उच्च सागर किसे कहते हैं, और फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे स्टूडेंट, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।